जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीचर साइंस के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को कल के वीडियो सेशन में बताया था, ये जो हम लोगों का गुरुजी सेशन है, इसमें हम लोग जो बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 6 से लेकर के 10 तक की विज्ञान की बुक होती है उसको हम लोग अध्यायवार डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग एक वीडियो में उसके पूरे चैप्टर को खत्म करते हुए उससे संबंधित जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो पूरी तरह से संपूर्ण अध्ययन के साथ समाप्त हो सके और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओ। मेरे मित्र, उसी कड़ी में आज का ये आपका दूसरा क्लास है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कक्षा 6 के अध्याय 2 की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? तो सर क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था उसको डिस्कस करा था। क्लास 6 का जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है? तो सर वो है आपका भोजन में क्या क्या आता है। और कल के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? तो बेसिकली भोजन के प्रकार को डिस्कस करा था और साथ में जो भोजन कच्ची सामग्री से बनते हैं उनके क्या स्रोत होते हैं इसको डिस्कस करा था। आज हम लोग मूल रूप से क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में कि भोजन में क्या क्या आता है। मेरे मित्र, यहाँ पे आप सभी इस चीज को पहले से क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में कि भोजन में क्या क्या आता है। यहाँ पे क्या क्या आता में हम लोग रोटी दाल चावल सब्जी इसको नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सभी भोजन ही होते हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे इस पूरे देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं और वहां पे जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग भोजन करते हैं, सिंपली उस भोजन से सभी लोगों को क्या प्राप्त होता है। चाहे हम हो, आप हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, अगर वो खाना खाता है तो उसे खाने से ऐसा क्या मिलता है कि वो जीवित रहता है और खाने में क्या क्या जरूरी होता है। मतलब क्या कि आप सिंपली कह सकते हो कि किसी भी भोजन के अवयवी तत्व क्या हैं, उससे हमें क्या मिलता है। आज के इस सेशन में हम लोग उसी चीज पे चर्चा करेंगे, न कि भोजन में क्या क्या आता है। सर रोटी आता है, दाल आता है, चावल आता है, इसकी चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, भोजन में क्या क्या आता है कि शुरुआत जो है वो कहां से हो जाती है? तो सर थाली में भोजन से हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 का ये चैप्टर है तो हम स्टैंडर्ड उसी हिसाब से लेके चलेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो आपके बीपीएससी लेवल का होगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने की पूरी कोशिश की जाएगी और साथ में आपको कंसेप्ट जो है वो इस तरह से पिरोया जाएगा चित्र के माध्यम से, ताकि आपको बार बार एक ही चीज को पढ़ना ना पड़े। मेरे मित्र, कल हम लोगों ने ये देखा था कि गुरुजी जो हम लोग भोजन की बात करते हैं, इस भोजन में रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, सब्जी हो सकता है, या दूध हो सकता है, मांस हो सकता है, मछली हो सकता है, अंडा हो सकता है। सिंपली ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमने आइटम का नाम गिनाया ये एक तरह से क्या हो जाते हैं? तो सर व्यंजन हो जाते हैं। भोजन एक्चुअली में हमारे थाली में जो सर रोटी आती है, साथ में दाल आता है, साथ में चावल आता है, सब्जी आती है, सलाद आता है, या दूध दही कुछ भी आता है, या फिर पानी जो आता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सर भोजन कहलाता है। और जब हम लोग इसे ग्रहण करते हैं तो कहते हैं हम लोगों ने भोजन कर लिया। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि इस थाली में मौजूद जितने भी चीज हैं वो या तो पादप उत्पाद हो सकते हैं, यानी कि वो या तो हमें प्लांट से मिल सकते हैं। मतलब साफ है कि सर हमारे थाली में जो भोजन आती है वो या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर जंतु उत्पाद हो सकता है, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। मेरे मित्र, आप सभी को बखूबी मालूम है कि हम लोगों का जो फूड मटेरियल होगा वो या तो हमें प्लांट से मिलेगा या फिर कहां से मिलेगा? सर एनिमल से मिलेगा। आप सबों को यहाँ पे इस चीज को बखूबी समझना होगा चेला जी, कि जो हम और आप भोजन कर रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि अगला आदमी भी वही भोजन करे। आप कहेंगे फिर ये भिन्नताएं क्यों? तो मेरे मित्र, अगर हम अपने बिहार की ही बात करें तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कुछ नाम गिनाने की कोशिश करें तो मगध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, बजिका क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, अंग क्षेत्र, इन सभी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग चीजें फूड मटेरियल के रूप में देखने को मिलेगी। या आप कह सकते हो अलग अलग क्षेत्रों का क्या होता है सर? तो अलग अलग भोजन के प्रकार होते हैं, वहां के लोग उस टाइप से उस हिसाब से अपने भोजन को
बहुत ही पहले जमाने से क्या कर रहे होते हैं सर, यूज कर रहे होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जितने भी लोग अलग अलग प्रकार के भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ और चीज मिल रहा है भोजन से। सभी लोग जो अलग अलग प्रकार के भोजन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो भोजन के अवयव होते हैं वो सेम होता है। क्या होता है, तो थोड़ा सा आप इस बिहार के क्षेत्र पे तो आपने गौर कर ही लिया, मगध क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र, भज्जिका, मिथिला, अंग क्षेत्र, आप सभी कहेंगे सभी में सर अलग अलग खान पान रहती है। अगर हम पूरे भारत में जो 29 राज्य है, उस 29 राज्य के खान पान को एक नजर देखना चाहे तो आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम लोग बात करें पंजाब में, तो वहां पे मक्का की रोटी और सरसों की साग बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। मक्का रोटी और सरसों की साग। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें चला हरियाणा या फिर राजस्थान की, तो आप कहेंगे सर हरियाणा या राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। वहां जो है वो रोटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। घी दूध हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें कोलकाता की, सॉरी कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल की, तो आप सभी कहेंगे कि सर पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा फेमस चीजें मिलती है। सबसे ज्यादा फेमस चीजें सर मछली चावल बहुत ज्यादा फेमस है। इस तरह से आप अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड मटेरियल को कहीं ना कहीं समझते होगे। आप साउथ में चले जाओ तो वहां पे आपको ये डोसा वगैरह मिलता है सर। आप गुजरात में चले जाओ, ढोकला आपको खाने को मिलेगा। तो अलग अलग जगहों की सर अलग अलग अपने मतलब कह सकते हो लोकप्रिय फूड है, जिस जहाँ के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। गोवा चले जाओगे तो सर हर चीज में नारियल यूज किया जाता है। मुंबई चले जाओगे तो आधे से ज्यादा लोग तो बड़ा पाव खा के रहते हैं। तो अलग अलग, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग बिहार में बैठ के भोजन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही रोटी चावल दाल अलग राज्यों के लोग या आपके जिला से अलग जिला के लोग भी कर रहे होंगे। उन सभी की जो भोजन होती है उसमें सर भिन्नताएं होती है। इवन आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के अलग अलग क्षेत्रों में भी, और साथ ही साथ आप जिस देश में हैं उस देश के अलग अलग राज्यों में भी। कुल मिला के कहना यहाँ पे ये आप लोगों का जायज होगा कि सर कोई भी जगह हो, कोई भी क्षेत्र हो, लोग करेंगे क्या, भोजन ही करेंगे। अब वो जो कुछ खा ले, रोटी खा ले, दाल खा ले, चावल खा ले, दाल बाटी चूरमा खाए, ढोकला खाए, इडली डोसा खाए, बड़ा पाव खाए सर, रसगुल्ला खा ले, पंतुआ खा ले, जो कुछ भी खा ले सर, बस भूखे नहीं रही। मेरे मित्र, आप सभी के मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये भोजन आपने कल बताया कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्यूल्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी का फ्यूल कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर बायोलॉजिकली अगर हम लोग इस पे डिस्कशन करना चाहें कि भोजन हमें क्या चीज देती है, तो मेरे मित्र पहला चीज जो आपको मैंने बताया है कि भोजन किसी भी जंतु को या किसी भी मानव को पहला चीज ऊर्जा प्रदान तो करती ही करती है। भोजन क्या करती है सर, ऊर्जा प्रदान तो करती ही है। साथ में मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि भोजन से क्या होता है, तो सर भोजन से जंतुओं को पोषण मिलता है। आप ये कह सकते हो कि गुरुजी भोजन से जंतुओं को पोषण मिलता है। जंतुओं को क्या मिलता है सर, पोषण मिलता है। यानी कि आप ये कह सकते हो पोषण मिलता नहीं है, भोजन से जंतुओं का पोषण होता है। ठीक है, जंतुओं का पोषण होता है, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। ध्यान देना कि यहाँ पे हम पोषण की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चला इंग्लिश में इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सर ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, पोषण का मतलब क्या हुआ। मेरे मित्र, आप सभी ने गांव घर में आम बोलचाल के भाषा में एक शब्द सुना होगा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं, खा पी के आराम से आराम मुद्रा में रहते हैं, मोबाइल चलाना है, टिकटॉक रील्स देखना है और फेसबुक यूट्यूब पे कमेंट करना है, उनके लिए घर के गार्जियन क्या कहते हैं कि खा खा के खाली शरीर पोष रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि खा खा के खाली शरीर पोष रहा है, तो यहाँ पे जो पोसा जा रहा है मतलब शरीर में वृद्धि हो रही है सर, मतलब मोटा ताजा हुआ जा रहा है, इसी का मतलब क्या होता है सर, पोषण होता है। मतलब क्या हुआ कि पोसेगा, किससे पोसेगा, तो सर पोषण प्रक्रिया के थ्रू पोसेगा अपने शरीर को, यानी कि अपने शरीर में वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ग्रोथ करेगा सर। खा खा के एकदम से पलट जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, शरीर पोस लिया। भाई मेरे कैसे पोसा, तो आप कहेंगे भोजन से। अच्छा, भोजन से क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर भोजन से जंतुओं का पोषण होता है।
तो आखिर ये पोषण जो शरीर में वृद्धि होती है वो कैसे होती है, किस चीज से होती है? क्या हमारे रोटी दाल चावल खाने से होती है, क्या हमारे कुछ और खाने से होती है, या फिर अलग अलग जगहों के लोग जो भोजन करते हैं उसमें ऐसा क्या रहता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जंतुओं का जो पोषण होता है वो किसके सहारे होता है? जंतुओं का पोषण जो है सर वो पोषक तत्व के सहारे होता है। जंतुओं का जो पोषण है वो किसके सहारे होगा? पोषक तत्व के सहारे होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि भोजन से हमें क्या मिलती है? पोषक तत्व मिलती है। क्यों? क्योंकि भोजन से जंतुओं का पोषण होता है, और पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पोषक तत्व आवश्यक है। यहां पे मैं स्टार मार्क दे करके लिख रहा हूं सर, पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पोषण के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आप सभी कहेंगे पोषक तत्व आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सर पोषण क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सर विभिन्न खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब जो बच्चे खा खा के अपना शरीर पोष रहे होते हैं, एक्चुअली में वो अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ से क्या करते हैं सर? पोषक तत्व को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अब हम लोग यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के लोग जो भोजन अलग अलग तरीके के करते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए करते हैं, अपने परंपरा को निभा रहे होते हैं। जबकि हमें यह अच्छे से मालूम है कि भोजन कोई भी हो उसमें क्या होगा? आप कहेंगे पोषक तत्व होगा। और किसी भी जीव या जंतु के द्वारा जो अलग अलग भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया होगी, वही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो मेरे मित्र न्यूट्रिशन के बारे में आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो। हालांकि इस डेफिनेशन का आपके जीवन में कोई यूज नहीं है, बस आपके कंसेप्ट के बेहतरी के लिए बहुत ही जरूरी है। पोषण क्या कहेंगे? आप कहेंगे जीव जंतु द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी कहेंगे सर पोषण कहलाती है। और पोषण के लिए क्या आवश्यक है? आप कहेंगे पोषक तत्व आवश्यक है। अब मेरे मित्र आप सबों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? आखिर हम न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे? आपने तो यहाँ पे बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि रोटी चावल दाल जो भी है ये सब के सब भोजन है। ये या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं। फिर आपने बताया अलग अलग जगहों का भोजन अलग अलग होता है। फिर आप कह रहे हो कि सर भोजन कोई भी हो, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है और भोजन से जंतुओं का पोषण होता है। तो ये पोषण का मतलब हुआ जीव जंतु द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया। और आप कह रहे हो पोषण के लिए आवश्यक भी पोषक तत्व ही है। तो हमें ये बता दो कि ये पोषक तत्व कौन कौन से? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? पोषक तत्व की। किसकी बात करते हैं? पोषक तत्व की बात करते हैं। तो आप सभी पहला चीज ध्यान में रखेंगे, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसी को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो पहला क्या आ जाता है? पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा क्या आ जाता है सर? दूसरा आ जाता है प्रोटीन। तीसरा क्या आ जाता है सर? तीसरा आ जाता है फैट। चौथा क्या आ जाता है? चौथा आ जाता है आपका विटामिन। फिर क्या आता है सर? फिर आ जाता है आपका सॉल्ट एंड मिनरल। फिर क्या आता है सर? तो सर फिर वाटर आ जाता है। फिर क्या है सर? तो सर 7वें नंबर पे आपका फाइबर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशा कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग रुक्षांश भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश भी कहते हैं।
तो मेरे मित्र, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो आप सभी कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सब के सब क्या है? तो सर किसी भी जीव जंतु के लिए पोषक तत्व हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जीव जो अलग अलग तरह का भोजन करता है, एक्चुअल में उन सभी का पर्पस यही रहता है उस अलग अलग तरह के भोजन से कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सभी क्या हो सके सर? अवशोषित हो सके। मतलब साफ है कि जो हमने आपको यहाँ पे बताया कि जीव जंतु द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो अलग अलग तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं वो क्या हैं? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, अलग अलग भोज्य पदार्थ से जो पोषक तत्व हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स, वाटर, फाइबर। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर किसी भी जीव जंतु के द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर पोषण कहलाती है। मेरे मित्र, आप सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, ये जो पोषक तत्व हैं, क्या ये सभी पोषक तत्व एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, या फिर ऐसा संभव है कि किसी एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो? और अगर किसी एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हैं, तो क्या हम इन सभी पोषक तत्व की उपस्थिति की जांच भोज्य पदार्थ में कर सकते हैं? मेरे मित्र, मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आपके पास कुछ ऐसे भी फूड मटेरियल अवेलेबल है जिसमें बहुत हद तक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन बहुत तेरे ऐसे भी भोज्य पदार्थ अवेलेबल हैं जिसमें आपको सभी खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। मेरे मित्र, अगर हम आपके डेली लाइफ के भोजन की बात करें तो आप सभी अमूमन दिन में क्या खाते होंगे? आप कहेंगे सर चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। रात में क्या खाते हैं? सर रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में संचित होती है वो मिलती है, दाल से आपको प्रोटीन मिलती है, सब्जी से आपको जो तेल मसाला उसमें आप यूज करते हो उससे आपको फैट मिलती है। तो जो चावल, दाल, सब्जी खाते हो, एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आप कह सकते हो बहुत सारे विटामिन, सलाद ले रहे हो तो फाइबर, सब्जी ऐसे भी आप पका हुआ सब्जी ले रहे हो या कच्चा सब्जी ले रहे हो तो फाइबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप पानी ले रहे हो, मतलब जो आप भोजन करते हो उसमें कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरह के व्यंजन आपके भोजन में अवेलेबल होते हैं वे अलग अलग तरह के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे कि किसी एक भोज्य पदार्थ में खास तरह के ही पोषक तत्व पाए जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा संभव है कि किसी एक भोज्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व मौजूद हो या फिर सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही पोषक तत्व मौजूद हो। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आपने एक चीज चर्चा करा कि किसी भी भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है, इसकी जांच भी हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व के उपस्थिति के जांच से संबंधित आपके एग्जाम में 3 टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन की जांच के लिए क्या करते हैं, फैट की जांच के लिए क्या करते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस तीनों को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं सर? जांच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को इस चीज की जानकारी दे दूं इसके जांच से पहले कि जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसको ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सर? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा देने वाले हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा।
और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये अलग अलग रूप होते हैं। आप सभी यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो सर प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ जब कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्रोटीन है ये 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है, 20 अमीनो एसिड से बना होता है। कितने से बना होता है सर? 20 अमीनो एसिड से बना होता है। और साथ में आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि प्रोटीन क्या है, तो एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। और साथ में चेला जी आप सभी याद रखिएगा कि प्रोटीन प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? आप सभी याद रखना, जे बर्जिलियस ने करा था। किसने करा था सर? जे बर्जिलियस ने करा था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने करा। इसे क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। जनरली आपके मसल्स के मांसपेशी को डेवलप करने में प्रोटीन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये क्या होते हैं आप सभी याद रखेंगे, ये 20 अमीनो एसिड से बना होता है और क्या है? एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। क्या है सर? एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। साथ में मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग फैट की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे, तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा देने वाला फूड, यानी कि इसको भी क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। अच्छा एक चीज और चला, अगर किन्हीं को बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से जाकर के बोर्ड पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा सर? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ से क्या होगा? आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। इसको भी क्या कहा जाता है सर? एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो वसा होती है ये क्या होती है? तो सर ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का मिश्रण होता है। वसा जो है वो क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिश्रण होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनर्जी गिविंग फूड लिख दिया हूँ, इतना इंग्लिश तो चलता है सर, मैंने यहाँ पे बता दिया ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ। और याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि ग्लिसरॉल प्लस वसा अम्ल के जुड़ने से बनता है। ग्लिसरॉल प्लस वसा अम्ल के जुड़ने से बनता है। मेरे मित्र आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि वसा क्षार से क्या हो जाते हैं, यानी कि बेस से क्या हो जाते हैं? तो सर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, यानी कि वसा का पाइसीकरण कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि वसा पर क्षार की प्रक्रिया से वसा का क्या होता है? पाइसीकरण होता है। नोट करके आप कहीं पे लिख लेंगे कि वसा पे क्षार की प्रक्रिया से क्या होता है? वसा का पाइसीकरण होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विटामिन जो है वो अल्प मात्रा में, विटामिन क्या है सर? अल्प मात्रा में उपयोग होने वाला भोज्य पदार्थ है। अल्प मात्रा में उपयोग होने वाला भोज्य पदार्थ है। विटामिन की जरूरत हमारे शरीर को क्या होती है सर? कम मात्रा में होती है। ठीक है, और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि रोगी क्षमता बढ़ाने वाला फूड मटेरियल किसे कहा जाता है सर? विटामिन को ही कहा जाता है। रोगी क्षमता बढ़ाने वाला मतलब आप ये कह सकते हो कि रोगों से लड़ने की ताकत किसके थ्रू मिलता है सर? विटामिन के थ्रू मिलता है। सॉल्ट एंड मिनरल्स सर ये आपको पोषण प्रदान नहीं करते हैं, ये किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ अंग ऐसे हैं जिसको कहीं ना कहीं मिनरल्स के रूप में कुछ ना कुछ पोषक तत्व की जरूरत होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मानव शरीर में टोटल 29 प्रकार के खनिज लवणों की जरूरत होती है, 29 प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है। जैसे अगर हम लोग लोहा की बात करें तो आप सबों को मालूम है कि अगर लोहा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में न हो तो एनीमिया नामक रोग हो सकता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि लोहा प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा भोज्य पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पालक है, मेथी है, इन सभी से क्या मिलता है? हमें आयरन मिलता है।
अब इसी तरीके की अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो मेरे मित्र दूध से आपको क्या मिलता है? आप कहेंगे सर कैल्शियम मिलता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि नमक से क्या मिलता है? तो सर सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स मिलते हैं। तो जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करता है, ये हमारे शरीर के कुछ अंगों को मजबूत बनाए रखने में क्या होता है सर? सहायता करता है। जैसे कैल्शियम आपके शरीर के हड्डी को मजबूत बनाता है, आपके दांत को मजबूत बनाता है। अब इसी तरीके से वाटर है, तो सर वाटर हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देता है, कोई मतलब आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रियाएं होती है वे सब के सब सर किसके थ्रू होते हैं? सर किस माध्यम में होते हैं? जलीय माध्यम में होते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जलीय माध्यम के द्वारा ही हमारी शरीर क्या करती है? तो किसी अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित भी करती है। और मेरे मित्र नेक्स्ट है आपका फाइबर। आप सभी ध्यान में रखना कि फाइबर जो है ये भी हमें क्या होती है सर? बहुत ही जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? तो सर फाइबर जो है वो हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को क्या करती है सर? बाहर निकालती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फाइबर का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? पादप को माना जाता है। जो हम लोग ग्रीन सैलेड खाते हैं, पहले सलाद बोला जाता था लेकिन अब स्टैंडर्ड भाषा में सैलेड बोला जाता है। तो जो हम लोग ग्रीन सैलेड खाते हैं चला, उसमें फाइबर होता है। जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज जो भी कच्चा खाते हो उससे आपको क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है। और हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में फाइबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये चीज एक आपका ब्रीफ हो जाता है किसके बारे में सर? अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट इस दोनों को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ बोला जाता है। जबकि प्रोटीन से हमारे जो बॉडी की मसल्स होती है सर वो डेवलप होती है, तो इसे शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ बोला जाता है। विटामिन अल्प मात्रा में उपयोग होने वाला भोज्य पदार्थ है। ये क्या देता है हमें सर? सर हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। सॉल्ट एंड मिनरल्स हमें सर कोई पोषण प्रदान नहीं करता लेकिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मानव शरीर के लिए टोटल 29 प्रकार के खनिज लवणों की जरूरत होती है। वाटर, सर वाटर बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर में कोई भी अगर उपापचयी प्रक्रिया होगा तो वो जलीय माध्यम में ही होगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हमारे शरीर को वाटर की पूर्ति कहां से होती है? तो जो हम लोग फल वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं या खाना वगैरह में या जो पेय पदार्थ लेते हैं वहां से हमारे क्या होती है? शरीर में वाटर की पूर्ति होती है। नेक्स्ट फाइबर। तो फाइबर का मुख्य स्रोत आपसे अगर पूछा जाए फाइबर का मुख्य स्रोत तो आप सभी याद रखना पादप उत्पाद या सर साबुत अन्न जो हम लोग खाते हैं। साबुत अन्न बोले तो जो चना, मूंग इन सभी को फुला के खाते हैं। मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा सर? पादप हो जाएगा या पादप उत्पाद कह सकते हैं, चलेगा। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सभी पोषक तत्व किस भोज्य पदार्थ में अवेलेबल हैं, किस में नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सॉल्ट एंड मिनरल्स के लिए अगर आप नमक वगैरह सही मात्रा में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो साग वगैरह हैं कुछ, जैसे कि मैंने लोहा के लिए आपको पालक बताया, मेथी बताई, ये सभी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होती है जैसे कि दूध वगैरह लेते हैं तो उससे हमें कैल्शियम मिलती है। तो सॉल्ट एंड मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। वाटर आप एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त अमाउंट में हमेशा लेते रहते हो। फाइबर आप सलाद वगैरह खाते हैं तो आपके शरीर में फाइबर की उपयुक्त मात्रा रहती ही रहती है। मेनली जो आपके शरीर को जरूरी होती है सर वो होती है सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। ध्यान में रखिएगा विटामिन का हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में जरूरी होता है लेकिन बहुत ही भयंकर वाला जरूरी होता है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो फिर हमें कोई ना कोई डिजीज जो है सर आकर के घेर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज, अभावजन्य रोग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि किसी विटामिन की कमी से अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाएगा, अभावजन्य रोग बोला जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर हाउ कैन वी चेक इन each food material have a carbohydrate, प्रोटीन और फैट? हम लोग कैसे चेक करेंगे कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट है या नहीं है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे तो पहला हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए। पहला किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक अलग फॉर्म होता है स्टार्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट या इसको हम लोग स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट
टेस्ट या फिर स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं। आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टेस्ट के लिए उपयोगी सामान क्या होगी, टेस्ट के लिए उपयोगी सामान क्या होगी। तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टेस्ट के लिए जो उपयोगी सामान की जरूरत होगी वो होगी आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होगी? आयोडीन सॉल्यूशन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आयोडीन सॉल्यूशन आप कैसे बना सकते हैं घर में। तो सर आपके घर में अगर टिंचर है जो कि आपका क्या होता है सर, सॉल्ट और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पानी में घोल करके, तो वो आपका आयोडीन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर कोई भोज्य पदार्थ है और उस पे आप क्या करते हो, ये आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो और भोज्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है, तो भोज्य पदार्थ का रंग आयोडीन सॉल्यूशन डालने से काला या नीला हो जाना क्या दर्शाता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी है। तो आप सभी इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैं स्पेशल हिंट करके लिख दे रहा हूं, स्पेशल हिंट करके लिख दे रहा हूं। क्या क्या कि भोज्य पदार्थ पे भोज्य पदार्थ पे भोज्य पदार्थ पे भोज्य पदार्थ पे आयोडीन सॉल्यूशन, भोज्य पदार्थ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने से, भोज्य पदार्थ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने से भोज्य पदार्थ द्वारा काला काला या नीला रंग प्रदर्शित करना, भोज्य पदार्थ द्वारा काला या नीला रंग प्रदर्शित करना भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जब भी बात की जाएगी कि किसी भोज्य पदार्थ में हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे इसके लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होगा। क्या करेंगे? तो उस भोज्य पदार्थ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और भोज्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाएगा, तो हम कहेंगे भोज्य पदार्थ में क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मौजूद है। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थ पे आयोडीन विलयन डालने से भोज्य पदार्थ का काला या नीला रंग निम्नलिखित में से किस बात को दर्शाता है? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है या फिर स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किसी भी भोज्य पदार्थ में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट क्या है सर? प्रोटीन के लिए टेस्ट, यानी कि प्रोटीन टेस्ट आप कैसे करेंगे कि किसी भी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटीन टेस्ट के लिए जो आपको उपयोगी पदार्थ चाहिए, प्रोटीन टेस्ट के लिए जो आपको उपयोगी पदार्थ चाहिए वो क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको उपयोगी पदार्थ कॉपर सल्फेट विलयन और साथ ही साथ कास्टिक सोडा विलयन चाहिए, कास्टिक सोडा विलयन चाहिए। ध्यान देंगे कि अगर आपके घर में ये कॉपर सल्फेट विलयन या कास्टिक सोडा विलयन मौजूद नहीं है तो आप इसको घर में बना भी सकते हैं। याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट विलयन आप कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करेंगे सर, 100 मिलीलीटर जल ले लेंगे, 100 मिलीलीटर क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे। और मेरे मित्र इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है। ये क्या हो जाएगा आपका? तो सर ये जो है आपका कॉपर सल्फेट विलयन हो जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि कास्टिक सोडा विलयन अगर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो सर इसमें हमको पहले 100 ml हम लोग क्या करेंगे? वाटर ले लेंगे। 100 ml वाटर लेने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 ग्राम NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कास्टिक सोडा विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कास्टिक सोडा विलयन हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा विलयन हो जाएगा। तो आप प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको उपयोगी पदार्थ के रूप में क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। अब कैसे करना है? तो मेरे मित्र, जिस किसी भी भोज्य पदार्थ पे आप प्रोटीन टेस्ट करना चाहते हैं उसका आप पहले लई बना लेंगे, यानी कि उसको टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के उसको पानी के साथ थोड़ा सा क्या करेंगे सर, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जैसे लई बनता है उस तरीके से बना लेंगे। अब उस पे क्या करेंगे, तो सर कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन दोनों के कुछ बूंद डालेंगे, और अगर भोज्य पदार्थ का रंग बैगनी हो जाता है तो उसमें प्रोटीन अवेलेबल है, अगर बैगनी नहीं होता है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो मेरे मित्र, यहां पे मैं स्पेशल हिंट करके इस चीज को लिख दे रहा हूं, यहां पे स्पेशल हिंट करके इस चीज को लिख दे रहा हूं, क्या कि भोज्य पदार्थ पे भोज्य पदार्थ पे भोज्य पदार्थ पे कॉपर सल्फेट भोज्य पदार्थ पे कॉपर सल्फेट एवं 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 कास्टिक सोडा विलयन डालने से एवं कास्टिक सोडा विलयन डालने से कास्टिक सोडा विलयन डालने से भोज्य पदार्थ के रंग का भोज्य पदार्थ के रंग का बैगनी में परिवर्तित हो जाना बैगनी में परिवर्तित हो जाना प्रोटीन उपस्थिति को दर्शाता है, या प्रोटीन उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन उपस्थिति दर्शाता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन टेस्ट अगर हमें करना है, इसके लिए हमें कौन सा विलयन चाहिए होगा? आप कहेंगे कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। क्या करेंगे, तो जिस भोज्य पदार्थ पे हमें प्रोटीन टेस्ट करना है उसका सर लई बना लेंगे, उसको चूर चूर करके सर उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और उस पे जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के कुछ बूंद डाले जाएंगे तो उसका कलर बैगनी हो जाएगा। तो सर बैगनी किसको बताएगा? प्रोटीन की उपस्थिति को बताएगा। बैगनी नहीं हो रहा है मतलब सर उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। मेरे मित्र, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर हम लोग वसा टेस्ट की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? मेरे मित्र, ये बड़ा ही सिंपल है। वसा जांच यानी कि आप कह सकते हो फैट टेस्ट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। भोज्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ को कागज के टुकड़े में लपेटना है। कागज के टुकड़े में लपेटने पर कागज के टुकड़े में भोज्य पदार्थ को कागज के टुकड़े में लपेटने पर लपेटने पर कागज के टुकड़े का तैलीय हो जाना कागज के टुकड़े का तैलीय हो जाना भोज्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को बताता है। भोज्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को बताता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं है। इस बात को अगर हमें चेक करना है तो उस भोज्य पदार्थ को क्या करेंगे सर, किसी कागज के टुकड़ा में लपेट देंगे। अगर उसमें तेल वगैरह फैट वगैरह होगा तो वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर पूरा का पूरा कागज तेलीय हो जाएगा। और तेलीय हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि सर उसमें वसा मौजूद है या वसा के कण उसमें मौजूद हैं। याद रखेंगे कि जो वसा है ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का क्या होता है सर, मिश्रण होता है, और इसे क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ बोला जाता है। मेरे मित्र, यहाँ पे आप सभी एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत क्या क्या है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपके बुक में फिगर था सर, उसी को मैं यहाँ पे आप सबों के सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजों को आप ग्रैब कर पाओ। मेरे मित्र, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो शकरकंद है, जो गन्ना है, आलू है, चावल है सर, पपीता है, आम है, बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, ये सब के सब क्या होंगे सर? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन करा जाए कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं
देख लीजिएगा कि इसमें से कोई भी अगर नाम आपके ऑप्शन में है तो उसको आप आसानी से टिक कर दीजिए। नेक्स्ट मेरे मित्र, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप सभी याद रखिएगा कि वसा के भी कुछ अपने स्रोत होते हैं। आप सिंपल कहेंगे कि सर जो भी तेल घी वाला भोज्य पदार्थ होगा उसमें वसा पाया जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे उन सभी तेल घी वाले पदार्थ के कुछ नाम, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली, तिल, गिरी, ये सभी से आपको क्या मिलते हैं सर? फैट मिलते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रोटीन के कुछ स्रोत की। ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन के जंतु स्रोत भी होते हैं और प्रोटीन के पादप स्रोत भी होते हैं। यानी कि प्रोटीन हमें जंतु से भी मिलती है, प्रोटीन हमें पौधे से भी मिलती है। और अगर प्रोटीन जंतु और पौधा दोनों से नहीं मिल रहा होता तो जो शाकाहारी होते हैं, जंतु में भी, हम और आप में भी कुछ ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर पाता। ध्यान देंगे कि प्रोटीन के अगर जंतु स्रोत की बात करेंगे तो जो हम लोग मछली खाते हैं, साथ में जो दूध है, मांस है, अंडा है, पनीर है, ये सभी क्या होते हैं सर? प्रोटीन के जंतु स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के पादप स्रोत की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग चना खाते हैं, साथ में जो हम लोग मूंग खाते हैं, तुअर दाल जिसको हम लोग राहर दाल कहते हैं सर, या अरहर दाल कहते हैं, जो राजमा है, सोयाबीन है, मटर है, ये सभी क्या होते हैं सर? प्रोटीन के पादप स्रोत माने जाते हैं, यानी कि पौधे से प्राप्त होने वाले स्रोत होते हैं। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अब विटामिन के बारे में थोड़ा सा यहां पे आपको समझना होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं, अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन शब्द का, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा सर? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि विटामिन जो है हमारे शरीर को अल्प मात्रा में जरूरी होती है। विटामिन हमारे शरीर के लिए, विटामिन हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। ध्यान में रखेंगे कि विटामिन को क्या बोला जाता है? तो सर रोगी क्षमता, रोगी क्षमता बढ़ाने वाला, रोगी क्षमता बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ माना जाता है। रोगी क्षमता बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ माना जाता है, भोज्य पदार्थ माना जाता है। मेरे मित्र आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आपका जल में घुलनशील, एक कौन सा होता है? जल में घुलनशील। ध्यान में रखेंगे कि जो जल में घुलनशील है वो क्या है? तो सर विटामिन सी, विटामिन सी और साथ ही विटामिन बी, ये क्या होते हैं सर? जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरा है आपका वसा में घुलनशील। दूसरा कौन सा है? वसा में घुलनशील। कौन कौन सा है? तो आप सभी याद रखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये क्या होते हैं सर? तो सर वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील कौन होते हैं? विटामिन सी और बी। ये चीज आप सभी कंठाग रखिएगा अपने एग्जाम के लेवल को देखते हुए कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया, अल्प मात्रा में हमारे शरीर को जरूरी होता है, रोगी क्षमता बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ माना जाता है, दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। मेरे मित्र आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा नोट करके, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा नोट करके कि विटामिन बी जो है वो, विटामिन बी कई प्रकार के, कई प्रकार के विटामिन बी जो है, कई प्रकार नहीं लिख लीजिए, विटामिन बी जो है वो 11 प्रकार के, 11 प्रकार से ज्यादा है सर। ठीक है, विटामिन बी कई अन्य प्रकार के, कई अन्य प्रकार के विटामिन का,
विटामिन का समूह होता है, समूह होता है। ये चीज नोट में याद रखिएगा। और विटामिन बी के जो अलग अलग अन्य कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी5, बी3, बी11, बी12, ये अलग अलग जो होते हैं इसको बी कॉम्प्लेक्स के रूप में देखा जाता है। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन के भी कुछ अपने स्रोत होते हैं। कौन कौन सा? तो अगर हम बात करें कुछ बेसिक लेवल के विटामिन के स्रोत की, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आम, गाजर, पपीता, दूध, मछली तेल, इन सभी की बात करते हैं, इन सभी में क्या होता है? तो सर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के स्रोत की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो यकृत, जिसको हम लोग कलेजी बोलते हैं, चावल, गेहूं, इन सभी में क्या होते हैं? सर विटामिन बी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम विटामिन सी के स्रोत की बात करें, तो सिंपली हम लोग कहते हैं सर खट्टे फल में, या फिर मिर्ची में, नींबू में, अमरूद में, संतरा, टमाटर, आंवला, इन सभी में क्या होते हैं? विटामिन सी पाए जाते हैं। या आप कह सकते हैं सिंपली साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी, और तीखा वाले जो चीज है उसमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि विटामिन डी आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। मछली में सर विटामिन डी पाया जाता है, अंडा में विटामिन डी, मक्खन, दूध, कलेजा, इन सभी में हम लोग क्या कहते हैं सर? विटामिन डी का प्रचुर मात्रा उपस्थित होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो अलग अलग विटामिन है, इसका हमारे शरीर में भले ही अल्प मात्रा में जरूरी हो, लेकिन जरूरी सर बहुत ही, आप कह सकते हो, क्रूशियल होता है। इसके बगैर सर बॉडी फिर सही से कार्य नहीं करती। और आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी जंतु हो, कोई भी जीव हो, उसके शरीर के संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए उसे संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये संतुलित आहार क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि संतुलित आहार को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार को हम लोग इंग्लिश में बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको इंग्लिश में? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि संतुलित आहार का मतलब ये हुआ कि वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर, इन सभी की पर्याप्त मात्रा में क्या हो सर? उपस्थिति हो। मतलब क्या कि वैसा आहार जिसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति हो, क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं सर डेफिनेशन के रूप में। क्या कि ऐसा आहार जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व की, वैसा आहार जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो, संपूर्ण पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो, क्या कहलाता है? आप सभी याद रखना, संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। ये चीज आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखें। मेरे मित्र, संतुलित आहार में जब तक संपूर्ण पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं होगी, तब तक वो संतुलित आहार नहीं कहलाता। अब सवाल ये है कि सर अगर कोई संतुलित आहार न ले तो क्या होगा? तो चले जी, बच्चा के देख रहे हैं, ऐसने शरीर हो जाएगा। क्यों भाई? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि संतुलित आहार में मेनली रूप से जो हम लोग का फोकस रहता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे रहता है सर, मेन फोकस की बात करें तो, क्योंकि ये सभी हम लोगों को क्या होती है सर? ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोटीन आपके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। अगर किसी को संतुलित आहार एक लंबे समय तक नहीं मिल पाता है, खास करके अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु हैं और उनके नवजातावस्था से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक, उनको अगर संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तब वो क्या हो जाते हैं सर? कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर कुपोषण को हम लोग इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि कुपोषण क्यों होता है? तो संतुलित आहार न मिलने के चलते क्या होता है सर?
कुपोषण हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो सर जो बच्चे होते हैं उसकी छाती की हड्डी वगैरह, पसली वगैरह दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस बेचारा का पसली वगैरह दिखाई पड़ रहा है। तो सर ये क्या है, कुपोषण के शिकार है। क्या है सर, कुपोषण के शिकार है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो कुपोषण है इसी को क्या बोला जाता है सर, सूखा रोग बोला जाता है, जिसको मरासमस भी कहा जाता है। तो कुपोषण के चलते उत्पन्न रोग को हम लोग क्या कहते हैं, कुपोषण के चलते उत्पन्न रोग को क्या कहा जाता है, कुपोषण के चलते उत्पन्न रोग को क्या कहा जाता है, आप सभी याद रखना, सूखा रोग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरासमस कहते हैं। क्या कहते हैं, मरासमस कहते हैं। कुपोषण क्यों होगा, तो सर संतुलित आहार न मिलने के चलते। ठीक है, यहां पे मैं ये चीज लिख दे रहा हूं कि संतुलित आहार न मिलने के चलते क्या होता है, आप कहेंगे कुपोषण, और कुपोषण के चलते कौन सा रोग होगा, सूखा रोग, जिसको क्या कहा जाता है सर, मरासमस कहा जाता है। जनरली कुपोषण किसकी कमी से होगा, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से। इस पे मेन फोकस रहता है, ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो जब भी सवाल पूछा जाए कि कुपोषण क्यों होता है, आप कहेंगे संतुलित आहार न लेने के चलते। संतुलित आहार में किस चीज की कमी होगी, तो आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की लंबे समय तक कमी रही होगी। कौन सा रोग होगा, मरासमस। मेरा मित्र ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अगर एक साथ कमी रहती है तब तो उसको हम लोग कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, मरासमस रोग कहते हैं। लेकिन अगर आहार में प्रोटीन की कमी लंबे समय तक हो तब उस रोग को क्या बोला जाता है, क्वार्सिरकोर रोग बोला जाता है, जिसमें क्या होता है सर, बच्चे का पेट फूल जाता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, प्रोटीन की कमी से आप सभी याद रखना, क्वासी यॉर्कर रोग होता है। क्वासी-यॉर्कर रोग होता है। तो सवाल ये आपसे बन पड़ता है कि कुपोषण से कौन सा रोग होता है, मरासमस रोग। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे क्वासी-यॉर्कर, जिसमें क्या होता है, तो सर बच्चा दुबला पतला हो जाता है और उसका जो पेट है वो क्या होता है सर, फूल जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, बताया है कि आपका विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग अभावजन, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और आपको बेसिक लेवल पे कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद रखना होगा। जैसे अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें विटामिन ए की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे विटामिन ए की कमी से, कहने की कोई जरूरत नहीं है, सबों को याद होगा, रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से नहीं दिखाई देना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, पेशियां यानी कि आपकी जो मसल्स है वो क्या हो जाती है सर, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी स्कर्बी, मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थि और दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग और गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकृति। और लोहा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि लोहा की कमी से क्या होता है सर, अल्प रक्तता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया भी कहते हैं। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र, आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। और एक चीज, एक टर्म और बच जाता है आपका, वो क्या है, अपने संतुलित आहार देख लिया, पोषण देख लिया, कुपोषण देख लिया, एगो होता है चला अति पोषण। अति पोषण, जैसे आप सभी जानते होंगे कि वसा से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम दुबले पतले हैं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ करके तेलीय या मतलब फ्राई वाला चीज ज्यादा खाते हैं। तो सर जब हम लोग किसी एक पोषक तत्व की अधिकता लेना शुरू कर देते हैं, किसी एक पोषक तत्व को बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तब ये जो है वो क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। और अति पोषण सर कुछ नहीं करता है,
मोटापा का कारण बनता है। और आजकल देश में जो इतना मोटापा बढ़ रहा है सर, किसकी वजह से? अति पोषण की वजह से। क्योंकि लोगों को फास्ट फूड चाहिए, बर्गर चाहिए, चॉप चाहिए, क्रीम चॉप चाहिए, क्या क्या चाहिए पता नहीं, भगवान जाने। चलिए सर, ये हो गया यहां तक। अब अगला देखिए, इस पे संबंधित क्वेश्चन है। चला, अब ये क्वेश्चन क्या है आप सभी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपसे क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। क्या कहोगे चला? कि सर आलू में बेसिकली मंड उपस्थित होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होती है? आप कहेंगे सर आयोडीन की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से आप कहेंगे स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी रोग। ये जितने भी रोग है ना चला, आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम आप सभी कहेंगे सर दंत क्षय, दंत क्षय और हड्डी क्षय का कारण बनेगा कैल्शियम की कमी। क्षय मतलब क्या? कम हो जाना, ठीक है। फास्फोरस तो सर दंत के लिए ही जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखिए रुक्षांश के मुख्य स्रोत यहाँ पे है चावल, बेसन, जल, ताजे फल और सब्जी। क्या मैंने आपको बताया कि फाइबर का मेन स्रोत पादप को बोला जाता है, और पादप से जो आपको मतलब प्लांट से जो आपको ताजे फल और सब्जियां मिलती है वो रुक्षांश यानी कि फाइबर के मेन स्रोत होते हैं। चला जी याद रखिएगा, रुक्षांश यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? फाइबर को बोला जा रहा है। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। क्या कहोगे? सर आपने बताया है कि अगर हमें मंड परीक्षण करना है और भोजन के उस भोज्य पदार्थ पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उस भोज्य पदार्थ का नीला या काला रंग प्रदर्शित करना, या तो नीला प्रदर्शित कर दे या काला प्रदर्शित कर दे, किसको बताएगा? उस भोज्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा। मतलब क्या कि ना तो नीला होगा ना काला होगा, क्या होगा? नीला और काला दोनों होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व है वो या तो वसा होगा या कार्बोहाइड्रेट। पहला ऑप्शन वसा है, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे दोनों नहीं होगा, का है? तो सर हम तीसरा ऑप्शन पढ़ लिए थे, इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों लिखा हुआ है। नेक्स्ट मिलान कीजिए, नहीं मिलान कर लीजिएगा, क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हमको इसको छोटा करना होगा क्योंकि चीजें आपको दिख नहीं पड़ रही है। ओहो हो, फिर आंसर गड़बड़ आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर से टिक लगा देते हैं सर। चलिए इसको मिलाते हैं और टिक लगा देते हैं। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा है, रुक जाओ भाई, ऐसा समस्या है। अब समय नहीं मिल रहा है इसीलिए हम इसको टाइप नहीं करवा रहे, टाइप हो जाएगा। चलो ठीक, अब दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है। चलिए आलू में उपस्थित होता है मंड, ये तो हमने आपको बता दिया। घेंघा रोग किसकी कमी से होगा? आयोडीन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, कैल्शियम, दंत क्षय और हड्डी क्षय के लिए। रुक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां। भोजन के मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला होगा। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होंगे। चलिए विटामिन ए दृष्टिहीनता को बताएगा सर। विटामिन बी की कमी से सीधे याद रखना है बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, आयोडीन की कमी से सर घेघा रोग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे मित्र इसी सेशन के साथ और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो क्लास 6 का चैप्टर 2 था वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के सभी बारीक कंसेप्ट को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई मित्र बोर्ड पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।